वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू, जो आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, एमपी पीसीएस हो, आरओ हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो इसमें है सबसे पहले, अशोक के लघु शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि मस्की अभिलेख में अशोक ने अपने को शाक्य बुद्ध कहा है। ठीक है। दूसरा, एरगुडी अभिलेख के लिखने की शैली दाएं से बाएं और बाएं से दाएं यानी बूस्ट्रेफेडन है। ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ पहला कथन सही है कि जो मस्की का अभिलेख था उसमें अशोक ने अपने आप को शाक्य बुद्ध कहा है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं कि देखिए और ये जो अभिलेख है मस्की अभिलेख, ये नित्तूर और एवं उडेगोलम तथा गुर्जरा में भी उसका नाम अभिलेख ही मिलता है। ठीक है। और एरगुडी अभिलेख के लिखने की शैली की अगर बात करें तो ये अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हैं। यानी बूस्ट्रोफेडन जो शैली होती है उसमें पहले बाएं से दाएं आते हैं, फिर दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है। ऐसे चलती रहती है सर्पिलाकार। ठीक है, उसको कहते हैं बूस्ट्रोफेडन, और यही शैली जो है वो एरगुडी अभिलेख में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अशोक के स्तंभ अभिलेखों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें पहला कथन है कि वृहद स्तंभ। ठीक है। वृहद स्तंभ लेखों की संख्या है 7। फिर इसमें मुख्य रूप से धम्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। और दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अभिलेख अशोक के 7 स्तंभों का लेख उत्कीर्ण है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें देखिए तीनों के तीनों स्तंभ बिल्कुल सही हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में कि जो वृहद स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या है 7, जो कि 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है। दिल्ली मेरठ या पहले मेरठ में था, फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि वह कौन सा शासक था जो ये अभिलेख को दिल्ली लेके आया था, तो वो था फिरोज तुगलक। फिर दिल्ली टोपरा, यह पहले हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गाँव में था। फिर फिरोज शाह इसको दिल्ली लेकर आ गया। और एकमात्र ये दिल्ली मेरठ वाला जो अभिलेख है ये एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक के 7 स्तंभ लेख जो हैं उत्कीर्ण हैं। ठीक है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको बताना है कि लघु स्तंभ लेख हैं अभिलेख के और अशोक के और किस स्थान पर हैं। तो सांची कहाँ पर है? ये है आपका रायसीन में। ठीक है। सारनाथ पता है आप सभी को, वाराणसी में। ठीक है। उसके बाद कौशाम्बी है इलाहाबाद में, और रुम्मिनदेही जो है ये नेपाल की तराई में है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अशोक के गुहा लेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अशोक के 12 बार की पहाड़ियों में 2 गुफाओं सुदामा कर्ण चौपार गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया। ठीक है, अशोक के द्वारा। फिर है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण कराया था। फिर गुहा लेखों की भाषा जो है प्राकृतिक और लिपि जो है ब्राह्मी है। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अशोक के गुहा लेखों की भाषा याद कर लीजिए कि वो प्राकृत भाषा है और लिपि उसकी ब्राह्मी है। ठीक है। और अशोक ने 12 बर की पहाड़ी में से 2 गुफाओं सुदामा और कर्ण चौपार गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। और साथ ही अब उसका जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 12वें वर्ष एक अन्य गुफा जो थी वो विश्व झोपड़ी गुफा का भी इसने निर्माण कराया था। ठीक है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो गुफा उसने दान में दी थी 12 भर की जो पहाड़ी का जो आधुनिक नाम है वो है खलवितक पर्वत। ठीक है, ये याद रखिएगा, खलवितक पर्वत जो है वो 12 भर की पहाड़ी का आधुनिक नाम है। फिर देखते हैं, आपको बताना है अगले सवाल में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है।
दिया गया है पान गुरारिया गुहालेख मध्य प्रदेश के भोपाल में, लंपक अभिलेख लघामान काबुल में, महास्थान अभिलेख जो है वो पश्चिम बंगाल के बोगरा जिला में, और शाह गौरा ताम्रलेख जो है वो गोरखपुर में। तो कौन सा गलत है? तो पहला ही गलत है, क्योंकि पान गुरारिया गुहालेख जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगर पान गुरारिया गुहालेख की बात करें तो इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। ठीक है। वहीं शाह गौरा जो ताम्रलेख है ये प्रथम ताम्र अभिलेख है। ठीक है। शाह गौरा ताम्रलेख जो आपने गोरखपुर में देखा ये पहला ताम्र अभिलेख है, और इसमें अकाल के समय राजा के द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। शाह गौरा में शाह गौरा भी बोलते हैं। ठीक है। आगे आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। दिया है दिल्ली टोपरा, इसमें कैप्टन पॉलियर 1785 ईस्वी, बाराबर और नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन 1785 ईस्वी, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ड 1834 ईस्वी। ठीक है। और धौली जो है किट्टो 1837 ईस्वी। किसने डेसिफर किया? तो देखिए चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, सभी एज इट इज़ बिल्कुल याद कर लीजिएगा नाम, सभी यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो गलत सुमेलित नहीं है, गलत है। ठीक है। सबसे पहले अभिलेख दिए गए हैं और उनके कौन खोज करता है ये बताना है। जौगढ़ सर वॉल्टन इलियट 1850 ईस्वी में, रुम्मनदेई कैप्टन ले 1889 ईस्वी, सारनाथ स्तंभ आर.एल. स्टाइन 1905 ईस्वी, और मस्की जो है वो बीडेन 1915 ईस्वी में। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दूसरा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्योंकि रुम्मनदेई की खोज जो है कैप्टन ले ने नहीं बल्कि फिहरर ने की थी। रुम्मनदेई की खोज जो थी वो फिहरर ने की थी। ठीक है। और वहीं कैप्टन ले ने किसकी खोज की थी? कैप्टन ले ने खोज की थी मानसेहरा की। ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे 5 चीज़ें और 5 फैक्ट और याद करने को मिल गए। याद कर लीजिएगा खोजकर्ता कौन है। जौगढ़ के खोजकर्ता हो गया वॉल्टर इलियट, रुम्मनदेई के हो गया फिहरर, मानसेहरा के कैप्टन ले, सारनाथ स्तंभ आर.एल. स्टाइन, और मस्की के हो गए बीडेन। ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे फैक्ट एकदम याद करते चलिएगा, फैक्ट से ही आपके ऐसे सवाल बनेंगे, आप रटेंगे तभी ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनके बारे में दिया गया कि इनका राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर है सेल्यूकस ने युद्ध में चंद्रगुप्त से पराजित होने के पश्चात संधि कर ली थी। फिर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं? तो देखिए भाई तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, सभी होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। इनके बारे में सुन लीजिए। 305 से लेकर के 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया। इसके बाद 303 ईसा पूर्व में संधि कर ली इन्होंने। फिर संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने क्या किया कि अब उसकी पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है। और इसके साथ ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दहेज में 4 राज्य भी दिए, जिसमें था एरिया, एराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरीपेनी सदाई। ठीक है। ये 4 राज्य भी उसको दहेज में मिले। अब आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक। सबसे पहले दिया है सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स ये हो गया आपका स्ट्रेबोएरियन। एंड्रोकोट्स की बात करें तो नेरियाकस, और सेंड्रोकोप्टस ये है एपियानस प्लूटार्क। ठीक है। और आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा बिंदुसार के संदर्भ में। ठीक है। बताना है आपको कि यहाँ पे कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात कहा है। फिर मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंबिसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है। तो कौन सा सही है? तो देखिए इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या था कि यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स या फिर अमित्रघात कहा था। इसके अलावा और देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि बिंबिसार के समय क्या था, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो याद रखिएगा डाइमेकस किसके समय में आया था? बिंबिसार के समय में आया था। किसका राजदूत था ये? तो ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक है। बिंदुसार ने पत्र लिख करके एंटियोकस को अंगूरी, मदिरा, अंजीर, दार्शनिक वगैरह मांगा था। दार्शनिक को
को छोड़ करके अन्य चीज़ें जो है वो एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया था। तो मेन इसमें फैक्ट यही याद करने लायक है कि डायमेकस जो है बिंबिसार के समय और सीरिया के शासक का राजदूत था, और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के समय दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में कौन आया था? ये आया था डायनोसिस। ठीक है, नाम देखिए दोनों का मिलता जुलता है, बिंबिसार, बिंदुसार, और जो राजदूत भी आए थे उनका भी नाम मिलता जुलता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिंबिसार के समय फिर से बता दे रही हूँ, बिंबिसार के समय आ गया था डायमेकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत, और बिंदुसार के समय आया था डायनोसिस, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ऐसे ही मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ना नोट्स है ना मटेरियल है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज वगैरह भी दिए जाएंगे। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।